C3, 6th CO2, 7th Mg2C3, 8th CaC2, 8th is CaC2, 9th is CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, 10th is CH3Na, CH3Na, Na is sodium, CH3Na, 11th is CCl4, 11th is CCl4 बेटा, 12th HCOOH, HCOOH, 13 is CO, carbon monoxide, 14th is HCl, and 15th is CH3OH, CH3OH. बच्चे कोई रिपीट करना है क्या? नो मैम। ठीक है, एक मिनट लो, आप लोग आराम से बता दो कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. मैम 6 आ रहे हैं. आर्यन? यस मैम 6 आ रहा है. 6 ना, परफेक्ट, वेरी गुड. स्क्रीन ऑन कर सकते हो तुम लोग, वेरी गुड. बेटा CCl4 जैसे अभी तुम लोगों को बताया था ना, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आप देखो रिएक्शन भी लिखा है मैंने कि अगर हाँ क्लोरोफॉर्म लाइक बिल्कुल बेटा, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, ये 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोगों ने 10th में पढ़ा था. तो Yes, ma'am. हाँ बेटा, तो इसी तरह अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा क्लोरीन से और CCl4 फॉर्म हो जाएगा. मतलब फर्स्ट स्टेप में CH3Cl, देन CH2Cl2, फिर CHCl3 एंड इन द लास्ट CCl4. तो बेटा ये डेरिवेटिव हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का. तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं. ठीक है, अब बच्चे ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर दिया था तुम लोगों ने. इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री कार्बन कर पा रहे थे ना आप लोग दोनों आइडेंटिफाई, आर्यन और यस मामा? मैम. Yes, ना ma'am. बच्चे, ठीक है. अब बेटा फंक्शनल ग्रुप में एक तुमको टर्म बताना है कि फंक्शनल ग्रुप्स में बेटा, जैसे लास्ट क्लास में हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करा था. तो बेटा एक अल्कोहल आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स में बेटा 3 टाइप, मतलब 4 टाइप्स में हम अल्कोहल्स को डिवाइड कर सकते हैं. लाइक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल और क्वाटनरी अल्कोहल. तो बच्चे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्चुअली में है सब अल्कोहल्स के सब टाइप्स. लेकिन ये बेटा इसमें देखो आप, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल इन विच the OH group is attached to 1 डिग्री कार्बन. ठीक है, तो अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है, आप देखो मैंने इस कार्बन को सिर्फ एक कार्बन से अटैच करा है और बाकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. ठीक है, सेकंड में देखो जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, राइट. जो थर्ड है बेटा, उसमें OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, that carbon is attached to 3 carbon atoms and 4 डिग्री अल्कोहल is not possible. ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री में चारों कार्बन है और OH क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही है तो हम 4 डिग्री OH नहीं बना सकते. तो ये बताना था कि
एल्कोहल्स में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स आता है तो बेटा ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। आप ये ना समझे कि ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर हम अमाइंस का केस में आते हैं, अमाइंस में, तो अमाइंस में बेटा अमोनिया अमोनिया 0 डिग्री हम लोग कंसिडर करते हैं, और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को रिमूव करके एक एक एल्काइल चेन हम अटैच करते जाते हैं, ठीक है। तो जितना एल्काइल चेन हम अटैच करते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करके, उतना उस अमाइन की डिग्री होगी, राइट। लाइक अमोनिया इज 0 डिग्री, अगर मैंने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक एल्काइल ग्रुप आर अटैच करा, तो बेटा वो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा, राइट। अगर मैं 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 एल्काइल ग्रुप अटैच करूंगी तो वो 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। और अगर मैं तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करके तीनों एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच कर दूंगी तो वो 3 डिग्री अमाइन है, राइट। नाइट्रोजन की क्योंकि वैलेंसी 3 है, तो हम 3 से ज्यादा ग्रुप्स अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा 0 डिग्री अमाइंस जिसमें एक भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, 1 डिग्री अमाइन, एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 डिग्री 2 एल्काइल ग्रुप एंड 3 डिग्री 3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो बेटा ये चारों आपको लग रहा है कि ये अमाइंस के डेरिवेटिव है, लेकिन ये मतलब ये सब बेटा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। 1 डिग्री इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड 3 डिग्री इज ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में सपोज 1 2 3 अलग अलग कंपाउंड्स, मतलब ये 3 कंपाउंड्स आते हैं और पूछते हैं क्या इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो आंसर विल बी नो, मतलब तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसमें। लेकिन अल्कोहल के केस में क्योंकि OH है, तो OH में हमने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो OH एज इट इज रहेगा। तो OH वाला ग्रुप बेटा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अमाइंस वाला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अमाइंस बेटा NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप अमाइंस हो जाता है। बताओ बेटा, मामा आर्यन, यस मैम। Yes, समझ ma'am. समझ आ रहा है ना। अल्कोहल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है और अमाइंस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, राइट। अब बेटा जैसे मैंने मेंशन भी कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज वन फंक्शनल ग्रुप, बट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब बेटा आप जैसे इसमें देखो, ये जो एल्कोहल है, ये वाला OH ग्रुप 2 कार्बन से अटैच है, आप देख पा रहे हैं शायद। OH ग्रुप 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये वाला जो OH ग्रुप है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल है। राइट वाला जो OH ग्रुप है वो सिर्फ जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। एक बार आप देखिए, एक काम करो, इन दोनों फिगर्स को जल्दी से बिना अल्कोहल्स की डिग्री देखे, इन जल्दी से दोनों फिगर्स को बच्चे अपनी कॉपी में एक बार ड्रॉ करो और डिग्री बताओ कि आप लोग देख पा रहे हो या नहीं। सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी करना बेटा, थर्ड ही कर लो, सेकंड करो, सिर्फ थर्ड कर लो, नहीं सेकंड भी करो, इवन सेकंड भी करो। सेकंड थर्ड बेटा जल्दी से आप दोनों अपनी नोटबुक पे बनाना, याद भी रहेगा इससे। फंक्शनल ग्रुप्स बता दो मुझे कौन कौन सी डिग्री है और कितने हैं। हो गया बेटा। मैम ये राइट मोस्ट में नीचे में N है, NH3 है। एन से बच्चे एक एल्काइल ग्रुप, मतलब अगर एक बॉन्ड बना हुआ है इसका मतलब एक कार्बन उससे अटैच्ड है। ओ
और अगर कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब नाइट्रोजन पे अगर एक बॉन्ड बना है इसका मतलब एक कार्बन है, और हाइड्रोजन होगा तो वो मेंशन्ड होगा कि वो हाइड्रोजन है। हाँ बेटा। ओके मैम। हाँ जी बच्चे, बताओ। हाँ मैम, सेकंड वाले में जो मतलब दोनों ही 1 डिग्री हैं। परफेक्ट, क्योंकि NH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव करा है, राइट? यस मैम। ठीक है, और थर्ड सेकंड वाले कंपाउंड में बच्चे? जो लेफ्ट मोस्ट OH है हम्म, वो तो 1 डिग्री है। आर यू श्योर? लेफ्ट मोस्ट बोलिए ना बेटा। क्या हाँ। वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, क्या वो 3 कार्बन से नहीं अटैच्ड है बेटा? अच्छा मैम, ये वाला, हाँ रुकिए, ये वाला बनना रह गया था। अच्छा। हाँ, ये तो 3 डिग्री है। हम्म, और ऊपर वाला OH जो है वो 1 डिग्री है। बेटा वो फिर से देख कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है 2 वो डिग्री कार्बन है वो। 2 दो डिग्री है। कार्बन। हाँ, 2 डिग्री है। 2 डिग्री है। हाँ। और NH2 जो है वो 1 डिग्री है। हम्म, N 3 डिग्री है। हम्म। N2, ये N2 है ना? N2 नहीं, N है। N N है, है। वो 2 डिग्री है। N 2 डिग्री है। ठीक है आर्यन, यस मैम। आ गया ना बेटा? और तुम लोग ये देखो कि इसमें अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हुए बेटा? जो ये वाला आपने कंपाउंड बोला, उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हुए टोटल? 3 हो गए। आर्यन कितने हुए बेटा? 4। 4, 4 हो राइट। गए। यस हाँ, मैम। एक NH2, एक ये N 3 डिग्री, एक 2 डिग्री, और OH को एक ही फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, है ना? तो टोटल इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स है इस कंपाउंड में, राइट? अब बेटा तुम लोग का कुछ NTSE जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, एक आध मैं तुमको क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको जरा सॉल्व करना कि इसमें बेटा ये मोल्स का क्वेश्चन है, तो तुम लोग सॉल्व करो। कोई डाउट है तो मैं इसको बताती हूँ। 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, देन अगेन फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विजिबल है बेटा 2 क्वेश्चंस? यस मैम। पहले आप फर्स्ट करो, सेकंड वाला भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो मैं तुम लोग को बोल रही थी कि KTG NTSE स्टेज 2 में आ जाती है आपकी काइनेटिक थ्योरी गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन उससे हम रिलेटेड है, तो KTG तुम्हारा NTSE स्टेज 2 में क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। तो इट वुड बी बेटर मैं उसको KTG का तुम्हें टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, फिर थर्ड करना। थर्ड नाइन्थ से रिलेटेड है, पहले फर्स्ट वाला करो बेटा, जल्दी करना कोशिश करो। मैम ये सेकंड वाला आया था। हाँ, अच्छा। ये आया हुआ है बेटा, ये तुम्हारा 2018 का क्वेश्चन है, ये स्टेज 2 एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तभी तो मैंने लास्ट क्लास में तुम जब गए थे तो मैं यही चीज बता रही थी मामा को कि KTG का टॉपिक तुम लोग का मतलब 11th को टच करता है NTSE स्टेज 2, तो KTG का टॉपिक तुम लोग का आ जाता है। तो जो एक KTG मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ये वेलोसिटी का तुम लोग का क्वेश्चन आया है, तो मैं इस चीज को पढ़ाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, तो इजीली कर लोगे तुम लोग। तुम लोग और बच्चों का जिनका स्टेज 2 क्लियर है, तो तुम उन लोग का इंटरव्यू भी अगर सुनोगे तो सब लोग यही बोले कि KTG का टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर NTSE स्टेज 2, राइट? तो पहले फर्स्ट करो, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन दूंगी। करो बेटा। टू मोल्स है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी नीडेड for complete combustion of 2 moles of third member of alkyne series? मैम 352 ग्राम्स। हाँ बेटा,
सही है मामा, 352 आ रहा है। आर्यन करो बेटा। हाँ यस मैम 352 आ रहा है ना? यस मैम तो इसका थर्ड मेंबर तुम्हारा ब्यूटाइन आया होगा, 4 Yes. कार्बन है ना, थर्ड कार्बन ब्यूटाइन। तो इसका बेटा 352 11/2 मोल्स ऑक्सीजन का बैलेंस करने पे आया होगा ना, 11/2 मोल्स है ना, Yes, ma'am. है ना। तो 11/2 मोल से 32 से मल्टीप्लाई कर कर 11 इंटू 32 352 ग्राम। परफेक्ट बेटा, ये 9th का क्वेश्चन है आपका, जो स्टेज 2 का क्वेश्चन है, 19 का 2019 का। तो एक बार देखो, इसको कर पा रहे हो आप लोग? match the following है, like you have to write A for R या A for S, B for P Q R S, जो भी आपको लगता है उसको लिखो। मैम ए का एस होगा, बी का आर होगा, सी का ए का क्यू होगा, सी का और क्यू डी होगा, का पी। ठीक है, डी का पी। ये 9th का टॉपिक है ना बेटा? यस मैम। बेटा ये यस मैम ठीक है, ये भी देखो काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, ये भी केटीजी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैम ये भी 2019 आए हुए हैं। हाँ बच्चे, मैं बोला तुझे लास्ट क्लास में, मैं बोल नहीं रही थी केटीजी का टॉपिक आया हुआ है तुम लोग का। ये सब क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे पेपर से उठाया, प्रीवियस ईयर से। ये 2000 तुम 19 का देखोगे, शायद 19 में ही क्वेश्चन है ये काइनेटिक एनर्जी का। मैंने बोला था ना केटीजी आएगा, और केटीजी जो आएगा ना बेटा मैं करवा दूंगी, तुम परेशान मत हो। टाइम ओके है अभी हम लोग के पास। जो भी केटीजी का टॉपिक आया हुआ है, मैंने पूरा अच्छे से सारे पेपर्स को देखा है, तो जो जो केटीजी का जहाँ से क्वेश्चन आया है वो मैं तुम लोग को कराऊंगी, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। इसका बेटा ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करा दूंगी, तो पहले थोड़ा सा तुम लोगों को मैं समझा देती हूँ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन और देखना बेटा, सॉरी। ये क्वेश्चन मतलब टर्न नहीं हो पा रहा है, हो गया। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखना, ये मेटल नॉन मेटल आप लोगों ने क्योंकि रिवाइज करके आए हो, तो देखो मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये भी एनटीएस के लिए। Yes, ma'am. Bottom of the series found in native state. द टॉप ऑफ सीरीज इलेक्ट्रोलिसिस। Electrolysis. Lower Perfect. region reduction by heat alone. Middle reduction using carbon or other reducing ठीक है, agent. अब मुझे एक एक Yes, एग्जांपल ma'am. दो आर्यन बताएगा, स्टार्टिंग के एग्जांपल कौन से मेटल्स का, और रिएक्शन बताना, और 2 उमामा बताएगी, ठीक है। आर्यन 2, फर्स्ट और सेकंड तुम बताओ बेटा। बॉटम ऑफ बॉटम ऑफ द सीरीज में गोल्ड AU और ठीक AG, है, ठीक है। और टॉप टॉप ऑफ ऑफ द सीरीज में सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम का बेटा कौन सा प्रोसेस रिडक्शन का यूज किया था इलेक्ट्रोलिसिस में, किस तरह, कैथोड एनोड का थोड़ा सा याद है रिएक्शन? कैथोड एनोड याद है बेटा? टॉप ऑफ सीरीज में सोडियम का 2 रिएक्शंस हैं, एक कैथोड और एनोड। बताओगे मुझे कैथोड और एनोड पे क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट्स? आर्यन बता बेटा। उमामा तुम बताओगी टॉप ऑफ द सीरीज का कोई मेटल जिसका मतलब जैसे Na बोला उसने, तो क्या उसका सॉल्ट था, और कहाँ? सोडियम क्लोराइड था सॉल्ट। तो यस। कैथोड पे तो सोडियम पाया जाता है ना, और एनोड पे Cl-। क्लोरीन गैस। हाँ, प्रोडक्ट क्लोरीन गैस प्रोडक्ट Cl2। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पूछा प्रोडक्ट तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। आर्यन? यस मैम। हाँ बेटा, ये तेरा मिस हो गया था। तो NaCl तुमने शायद लिखा भी होगा, ये क्योंकि ये तो मेंशन तुम लोग की किताबों में ही है कि क्लोरीन कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो
कैथोड, C फॉर कैथोड, तो कैथोड पे कटायन आता है, इस तरह याद रखना, कैथोड पे कटायन आता है तो Na+ कैथोड पर जाएगा, और एनोड में A आता है तो एनोड में, एनोड के पास अनायन आएगा और अनायन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और उमामा बताओ बेटा लोअर रीजन ऑफ सीरीज का एग्जांपल। मरकरी आ जाएगा। और बताओ बेटा उसकी सिनाबार, फॉर्मूला, AgS। कैसे रिडक्शन होगा इसका? इसका रिडक्शन ऑक्सीजन से हो जाएगा रिड्यूस। द टर्म यूज्ड इज, टर्म यूजेस रोस्टिंग। परफेक्ट, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा? रोस्टिंग के बाद HgO बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, फिर उसका दोबारा से फिर ऑक्सीजन से रिड्यूस कराते हैं तो वो नहीं, सेकंड स्टेप इज रॉन्ग। HgO का नॉर्मल बस हीट कर दो तो मरकरी और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, दोबारा से रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पर HgS तो पहले मरकरिक ऑक्साइड में टूटेगा ना। हाँ, तो आपने जैसे फर्स्ट स्टेप बोला, फर्स्ट स्टेप में HgS है, तो HgS का रोस्टिंग करा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो HgO प्लस SO2 फॉर्म हुआ। देन HgO को सिंपली बस हीट कर दो तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो गैस SO2 है, राइट। HgO प्लस SO2 दो गैसेस रिमूव हुई इस रिएक्शन, मतलब स्टेप प्रोसेस में, SO2 और O2, राइट। मिडिल ऑफ सीरीज, मिडिल ऑफ सीरीज का एलिमेंट जिंक एंड जिंक हो गया, एल्यूमिनियम। बस जिंक है, जिंक का और बता दे बस। जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट ठीक है, इसके फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फेट। सल्फाइड, सल्फाइड, हाँ, कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। और ZnS का पहले क्या करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? ZnS का ZnS की पहले रोस्टिंग करेंगे। हाँ, फिर रोस्टिंग के बाद क्या रिडक्शन? रोस्टिंग के बाद रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? कोक की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट इज Zn प्लस CO। वेरी गुड। आर्यन, मेरा क्वेश्चन है कि थर्मेट रिएक्शन में बेटा, रिएक्शन बोलोगे, थर्मेट रिएक्शन किस कौन से मेटल की ओर के लिए करा जाता है थर्मेट रिएक्शन, मतलब किस लिए बेटा? एल्यूमिनियम से रिडक्शन वो कहते हैं। हाँ, कौन से मेटल की ओर का बेटा? वो आयरन। प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, मतलब और बताओ, रिएक्शन बोलना बेटा। हाँ, Fe2O3 plus Al is Fe plus Al2O3। परफेक्ट, और Fe लिक्विड स्टेट में, राइट? हाँ, यस मैम। ठीक है। अब बेटा थोड़ा जो तुम लोगों का KTG का टॉपिक है, मैं उसको थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। देखो, कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पहले उन पॉस्टुलेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे और फिर जो काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं तुम लोग को बता दूंगी, ठीक है। तो जब बेटा गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नाम से समझ आ रहा है कि गैसेस के लिए थ्योरी जो बताई है, एंड काइनेटिक मीन्स वो मोशन, काइनेटिक एनर्जी है उनके अंदर, वो मूव कर रही है गैसेस, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब दी गई थी तो कुछ पॉस्टुलेट्स मतलब रखे गए थे, जो सारे पॉस्टुलेट्स मतलब ठीक थे, लेकिन कुछ पॉस्टुलेट्स थे जो बाद में गलत प्रूव हो गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट है जो हम गैसेस को, कोई भी गैस हो, लाइक हम अभी जो कंसिडर कर रहे हैं बेटा, आइडियल गैस फॉलो कर रहे हैं। आइडियल गैस आप लोग को पता है क्या होता है? आइडियल गैस यस मैम। जो होती नहीं है ना, जो आइडियल, वॉल्यूम जीरो मानी जाती है, वॉल्यूम जीरो, परफेक्ट। तो आइडियल गैस, जैसे आप लोग सब बोल रहे हो कि आइडियल गैस में जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, और सेकेंडली आइडियल गैस का वॉल्यूम जैसे बोल रहे हो बेटा जीरो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आइडियल गैस ओबेज ऑल द लॉज ना, जितने भी गैस लॉज हैं, लाइक गेल-यूसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो आइडियल गैस सारे लॉज को ओबे करती है, और कुछ पॉस्टुलेट्स जैसे सारी, मतलब
हर पॉसिबिलिटी को वो फॉलो करती है आइडियल गैस, कुछ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और नेचर में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती क्योंकि सारी गैसेस रियल हैं, ठीक है। तो ये जो पॉस्टुलेट्स हैं बेटा, ये आइडियल गैसेस के लिए दिए गए थे। तो जैसे सबसे पहला कि गैस एटम या मॉलिक्यूल से बनती है। एटम के केस में बोले जैसे नियॉन है, आर्गन, ये सब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और मॉलिक्यूल्स में लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सारी गैसेस एटम और मॉलिक्यूल से बनती है। सेकेंडली, मॉलिक्यूल्स हर रेस्पेक्ट में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक गैस का बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं, तो ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे, लाइक इन द मास, शेप, साइज, हर रेस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। थर्ड पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, ठीक है, किसी भी मोशन में मूव करते हैं वो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, किसी भी मोशन में, एक्स में, वाई में, जेड में रेंडमली मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक्स, वाई, जेड। तो मॉलिक्यूल्स का कोई मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई में या जेड में। तो मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। अब बेटा तुम लोग तुम्हारा क्लास जैसे 11th का स्टार्ट ही हो गया, तो तुम लोग वेक्टर्स पढ़ भी चुके हो बेटा। तो जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है, लाइक वो यूएक्स में भी जा सकता है, यूवाई में भी, यूजेड में भी, तो एक रिजल्टेंट बेटा यू इस तरह निकालते हैं ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये बेटा आप लोगों ने ये फॉर्मूला स्टडी करा है, ये यू Yes, यू ma'am. यू एक्स आई कैप, यू वाई जेड कैप प्लस यू Yes, जेड, ma'am. है ना बच्चे। Yes, ma'am. तो तीनों आई एक्स डायरेक्शन, जेड वाई और के जेड डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तीनों वेलोसिटीज का ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मतलब मॉलिक्यूल की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी अगर वो तीनों डायरेक्शंस में हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं उसके मूवमेंट की। अब बेटा मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में बराबर है, तो तीनों वेलोसिटीज ये इक्वल होंगी, यूएक्स, यूवाई, यूजेड, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं है मॉलिक्यूल की कि इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो तीनों वेलोसिटीज बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तीनों जगह बराबर है उसके जाने की, तो तीनों वेलोसिटीज बच्चे बराबर होगी। तो बेटा ये रिजल्टेंट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ऑफ एक्स का, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का प्लस जेड का। ये बेटा पढ़ रखा है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, Yes, ma'am. है ना। Yes, आर्यन ये ma'am. पढ़ा है ना बच्चे, फिजिक्स में तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में रिजल्टेंट का देखते हो, तो अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो यू एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स का कॉम्पोनेंट वाई और जेड के कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का रूट, राइट। अब बेटा तीनों ये बराबर है, यू एक्स, यू वाई, यू जेड तीनों बराबर है, तो हम इसको 3 यू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका अगर बेटा इसका अगर हम यू एक्स यू स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट इधर लेकर यू स्क्वायर इक्वल टू 3 यू एक्स स्क्वायर, ये कुछ इसका यूज है आगे, बस इतना समझो कि एक यू स्क्वायर का फॉर्मूला आया 3 यू एक्स स्क्वायर, मतलब एक मॉलिक्यूल की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी जो 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, उस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो मतलब इस पोस्टुलेट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल बस रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, कोई पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन नहीं है, वो एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी एंड जेड में भी, राइट। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. मामा, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट इज, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नोट तुम लोग जितना, मैंने बहुत लिमिटेड लिखा है तो प्लीज इसका तुम लोग वो हम आप ये पूरी पीडीएफ भेजवा दीजिएगा। अच्छा पीडीएफ भिजवा दूंगा, चलो ऐसा यस कर मैम। ठीक है, ऐसा कर दूंगी, मैं पीडीएफ भिजवा दूंगी। इसके बाद बेटा जो कोलिजन्स हैं, मॉलिक्यूल्स देखो कोलाइड कर रहे हैं, वो आपस में भी टकराते हैं और दीवार से भी टकराते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, तो वो जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब है बेटा जिस कोलिजन में नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, राइट, वो इलास्टिक इन नेचर मोशन होता है। तो जितनी भी कोलिजन, ये आइडियल की बात है बच्चे, कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, राइट। इसके बाद बेटा जो हम बोलते हैं ना कि गैस का प्रेशर, वो एक्चुअली में गैस का प्रेशर होता क्या है, जिस प्रेशर से वो कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड करती है, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस। देखो लिखा है प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लाइक जो कोलिजन हो रहा है वॉल्स के साथ,
उस वजह से गैस का प्रेशर होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोलिजन्स होगा पर यूनिट एरिया, मतलब वॉल पे पर यूनिट एरिया जितना ज्यादा कोलिजन्स होगा उतना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा। समझ आ रहा है बेटा? ये 2 पॉइंट थर्ड और फोर्थ में कोई डाउट है? सारे कोलिजन्स इलास्टिक है। एंड सेकेंड, जो गैस का प्रेशर होता है वो जिस प्रेशर से वॉल से वो कोलाइड कर रही है उस वजह से गैस का प्रेशर होता है। बताओ बेटा। यस मैम। कोई Yes, डाउट? ma'am. आर्यन ठीक है बेटा। No, ma'am. इसके बाद बच्चे फिफ्थ पॉस्टुलेट है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसलेशन मोशन शो करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा एक ही एक्सिस पे मूव करना, ट्रांसलेशन। एक होता है रोटेशन। 3 तरह का मोशन हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन और रोटेशन। तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक आगे पीछे मूव कर रहे हैं, एंड रोटेशन इज वो घूम रहा है, और वाइब्रेशन अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे ट्रांसलेशन मोशन जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का, जो वो आगे पीछे मूव कर रहा है एक्स वाई जेड में, तो बेटा पूरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इट विल चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज्ड। अदरवाइज मॉलिक्यूल्स, देखो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूं मैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड वेरी करेगी। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जब टकराया तो स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, राइट? मैं एवरेज की बात कर रही हूँ बेटा, सारे मॉलिक्यूल्स की। तो सारे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती कौन सी गैस है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जैसे तुम लोग ये देखो 27 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन गैस ली है और 27 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम गैस ली। ठीक है, तो टेम्परेचर सेम है तो दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तब जाके काइनेटिक एनर्जी में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। बताओ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यस मैम। आर्यन Yes, ma'am. ठीक है, तो आपका जैसे देख रहे हो आप कि दोनों अलग अलग गैसेस हैं। एक बार हाइड्रोजन लिया, एक बार हीलियम लिया, ऑक्सीजन लिया, तीनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, ये तुम लोग का मेडिकल और आईआईटी में भी क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शंस में रिलेशन आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मतलब मेंशन एट करो। सेम टेम्परेचर ना? हाँ हाँ, मेंशन होगा सेम टेम्परेचर पे। तो उसमें तीनों ऑप्शंस में एक जगह बराबर लिख देंगे, एक जगह मास के बेसिस पे कर देंगे कि हाइड्रोजन का मतलब हीलियम का मास सबसे छोटा, फिर ऑक्सीजन। तो तुम लोग समझोगे कि नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, है ना? तो उस बेसिस पे वो चीज गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखना केमिस्ट्री में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की किसी भी टेम्परेचर पर, वो मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर गैस की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और वो चेंज होगी जब हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे। ठीक है बेटा? यस। ओके बेटा, एक इसका सिक्स्थ पॉस्टुलेट है। ये दोनों जो पॉस्टुलेट हैं सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। ये दो पॉस्टुलेट्स रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, जैसे सिक्स्थ पॉस्टुलेट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल देन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब जो गैस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये एक एजम्पशन है कि गैस का वॉल्यूम 0 माना जाता है, कि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है क्योंकि रियल केस में अगर गैस का वॉल्यूम नहीं होता तो मतलब आप सोचो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं हम गैसेस को सीएनजी में, एलपीजी में। तो अगर गैस का वॉल्यूम नहीं होता तो वो कंप्रेस भी मतलब नहीं हो पाता, है ना? तो गैसेस का रियल में वॉल्यूम होता है, लेकिन आइडियल गैस के केस में माना जाता है कि वॉल्यूम कंटेनर के कंपैरिजन में गैसेस का वॉल्यूम 0 है। ये एक assumption है फॉर आइडियल गैस, इट इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। एंड सेम फॉर सेवेंथ assumption,
like for ideal gas there is no intermolecular force of attraction or repulsion among molecules. मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में ना ही कुछ रिपल्शन होता ना ही अट्रैक्शन होता, राइट? तो ये भी एक अजम्पशन है क्योंकि एग्जिस्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका भी बेटा एक जैसे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो गैसेस कंप्रेस नहीं हो पाती, है ना? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड नाइट्रोजन है, तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी वो कंप्रेस कर पा रहे हैं, हम हाई प्रेशर पर उसको कंप्रेस करते हैं। जैसे देखो मैटर की स्टेट कब चेंज होगी, या तो हम प्रेशर अप्लाई करें या टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, है ना, चेंज करें टेम्परेचर को। तो अगर मुझे गैसेस को कंडेंस करना है तो या तो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी या फिर प्रेशर को इंक्रीज करूंगी। तो बच्चे प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो गैसेस लिक्विफाई होंगी। हाँ, तो जब गैसेस लिक्विफाई हो रही है तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा, तब जिस वजह से गैसेस लिक्विफाई हो पा रही है। एंड आइडियल गैसेस के लिए था कि उनके बीच में ना ही अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है, ठीक है? तो देखो मैंने मेंशन भी कर दिया, रियल गैसेस के लिए 6th और 7th नॉट वैलिड, 6th और 7th सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट 7 पॉइंट तक? नो मैम। कुछ याद हो रहा है आर्यन बेटा? याद हुए तुमको थोड़े बहुत पोस्टुलेट? 7 पोस्टुलेट बहुत मतलब बहुत जनरल है, कुछ इतना टफ नहीं है। जो तुम गैस के बारे में सोच सकते हो वही पॉइंट्स हैं, जो तुम लोग पॉइंट तुम लोग लगता है कि गैस में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है इसमें से। एक काइनेटिक एनर्जी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का फंक्शन है। और ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों पोस्टुलेट ये सिर्फ रियल गैसेस आइडियल गैसेस के लिए है, रियल गैसेस के लिए गलत प्रूव हो जाता है। आर्यन कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। एक बेटा कि ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ग्रेविटी नहीं होती। तो मैंने ये हिंदी में लिख दिया कि मतलब मॉलिक्यूल्स इतने हल्का है कि उन पे कोई ग्रेविटी नहीं लगती, इसीलिए ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करा है। क्योंकि काइनेटिक केटीजी का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे ग्रेविटी नहीं लगती। और किसी भी चीज पे ग्रेविटी तब नहीं लगेगी जब उसका मास या वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उस पर इतना हल्का मॉलिक्यूल है कि उस पर ग्रेविटी कुछ लग ही नहीं सकती। तो एक एजम्पशन था कि इतना हल्का है गैस का मॉलिक्यूल कि उसके ऊपर ग्रेविटी ही नहीं लग सकती। दैट्स व्हाई एक पोस्टुलेट है कि ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ठीक है? और बेटा 9th वाला ये रिपीट हो गया है पॉइंट कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? हाँ बेटा, मामा आर्यन? 0 केल्विन। नहीं एब्सोल्यूट मतलब ठीक है, लेकिन व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बता रही हो, तुम 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर्यन? जिसपे मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। नहीं रे, वो तो 0 बोल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, द टेम्परेचर विच इज इन केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है? और मामा 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 इज 0 केल्विन। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? जो टेम्परेचर केल्विन स्केल पे हम मेजर करते हैं दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है? और 0 केल्विन तुम लोग का एब्सोल्यूट 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 है जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के सारे मोशन सीज हो जाते हैं, ठीक है? और ये लोएस्ट लिमिटेड टेम्परेचर की एब्सोल्यूट 0, ठीक है? तो एब्सोल्यूट 0 पे मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन भी सीज हो जाते हैं, राइट? तो अच्छा बेटा तो फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना शायद, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और हाँ उसमें। वेरी गुड परफेक्ट, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज बताई, मुझे भी याद आया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कि एब्सोल्यूट 0 पर। अच्छा प्लाज्मा, तुम लोग जैसे 9th में पढ़े हो, 2 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, लाइक 3 तो है ही, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके साथ दो स्टेट्स ऑफ मैटर और एग्जिस्ट करती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट? तो प्लाज्मा बेटा थोड़ा सा मुझे याद आया तो बता देती हूँ क्योंकि ये सिलेबस में तुम लोग का 9th में। तो मुझे बताओगे कोई जना प्लाज्मा क्या होता है? एग्जाम्पल बता दो प्लाज्मा का कुछ भी।
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उमामा सही बोली थी। अच्छा बोस-आइंस्टीन बता दे बेटा। मैम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तो मैम वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर किया था, तो पार्टिकल्स ने मोशन सीज कर दिया था बिल्कुल, वो बस वाइब्रेट भी होना बंद हो गए थे लगभग। तो उसमें फिर उन्होंने फिर उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम दिया था। एनसीईआरटी में जितना है उतना ही, मतलब उतना तो यही है। हाँ, गुड बेटा। बिल्कुल सही और बोला है तो प्लाज्मा तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी थी उन पार्टिकल्स में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड पार्टिकल्स थे और वो ग्लो एमिट करते थे, ग्लो एमिट लाइक करते थे। नियॉन लाइट्स, नियॉन वाले। शाबाश, सही बोल रही है बिल्कुल। बस एक चीज़ मैं तुमको फिगर दिखाती हूँ तो बहुत ईज़ी से देख पाओगे तुम। देख, ये देख पा रहे हो आप ये फिगर? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। हाँ, तो बेटा प्लाज़्मा बस इतना ध्यान रखो, प्लाज़्मा क्या है बेटा? एक सुपर एक्साइटेड स्टेट है मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की सुपर एक्साइटेड स्टेट। जिस सुपर एक्साइटेड स्टेट पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद मतलब चार्ज हो जाती है गैसेस, क्योंकि कटायन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वो कटायन बन जाती है गैस, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो प्लाज्मा होता क्या है, जो मतलब आयोनाइज्ड गैसेस प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दे बोथ कंस्टिट्यूट प्लाज्मा। ठीक है, इस वजह से जो सन और स्टार्स जो भी ग्लो कर रहा है, सन और स्टार्स या नियॉन साइन बल्ब्स, ये नियॉन साइन बल्ब्स है बेटा। नियॉन साइन बल्ब्स इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसमें ये प्लाज्मा का एग्जांपल है। और जो घर में तुम लोग सीएफएल यूज कर रहे हो, वो सीएफएल भी बेटा नियॉन साइन बल्ब्स का एग्जांपल है। सीएफएल में प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट होता है, और सन में जो सन है वो हीलियम गैस है जो आयनाइज्ड हो जाती है, हीलियम गैस। तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर which is made up of super excited gas, ionized gas molecules and delocalized electron। ठीक है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जैसे तुम लोग बोल रहे हो, देख ये प्लाज्मा है बेटा। गैस में नॉर्मल कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में आयोनाइज आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आयोनाइज्ड गैस है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस आयंस हो। हाँ आयंस हो। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी ऊपर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म में, राइट। तो ये प्लाज्मा स्टेट है बेटा, फोर्थ स्टेट। अब एक तुम लोग का जो तुमने बोला मामा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आर्यन बेटा आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम। बेटा समझ आया प्लाज्मा? यस मैम। ठीक है। अच्छा हमारा मेजर पार्ट यूनिवर्स का प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करता है, पता है तुम लोग को? पूरा हमारा पूरा जो हमारा अर्थ है, तो उसमें मेजर पार्ट प्लाज्मा का है। तुम लोग समझ सकते हो, इतनी सारी क्रस्ट मेंटल कोर है, तो इतना हाई टेम्परेचर पे आधे से ज्यादा पार्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है मैटर की, जो हम लोग हमारा अर्थ क्रस्ट तो ग्लो नहीं करता। तो तुम अर्थ क्रस्ट को देख पा रही हो क्या? कोर को देख पाती हो बेटा? नो मैम। वो अंदर अंदर है बेटा, क्रस्ट मेंटल कोर सब अंदर की लेयर से, हम लोग उसको देख थोड़ी ना पाते। तुम मैप में मतलब नॉर्मल ग्लोब में देखो, तो अंदर तुमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी होंगी ना एसएसटी में, यस कोर। मैम। तो बेटा वो शाइन नहीं करती वो चीजें, कितनी गर्मी है हमारी अर्थ में अंदर की साइड। हम लोग तो सरफेस पर है अंदर की ना। लेयर्स, हाँ, हाँ कोर हाँ, मेंटल तो मैं वही तो बोल रही हूँ, हमारे मॉल्टन फॉर्म में रहती है। मॉल्टन फॉर्म में रहती है, तो बहुत गर्म होता है ना, हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा बनता है। तो हाई यस मैम। टेम्परेचर पे तो अर्थ का मेजर पार्ट, अर्थ क्या यूनिवर्स बोल रही हूँ मैं, यूनिवर्स में बच्चे स्टार्स है, स्टार्स ग्लो कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा ओनली। स्टार्स, सन, सोचो हर चीज जो चमक रही है, मतलब नेचर में प्लाज्मा का एक रूप बोल सकते हैं हम उसको। सन, स्टार्स, स्टार्स तो इतना यूनिवर्स का पार्ट है पूरा। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज ड्यू टू प्लाज्मा, राइट। अब बेटा एक तुम लोग का जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तुम लोग बिल्कुल सही बोले। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब ये जो बोस और सत्येंद्र नाथ बोस जी हमारे जो इंडियन फिजिसिस्ट है, एंड लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पे इसका नाम है बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं थोड़ा टॉपिक से 2 सेकंड डेविएट हुई हूँ क्योंकि केटीजी चल रहा था, लेकिन मुझे लगा ये चीज मुझे फिर बाद में ध्यान नहीं आएगी, और तुम लोग को बता देनी चाहिए दोनों चीजें। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना इतना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्चुअली में
बेटा बनता किससे है? जो अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स कौन से लेंगे? जिनकी डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी की गैस लेते हैं हमेशा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए हम लो डेंसिटी गैसेस लेते हैं। कमेंट ऑन दिस, व्हाई वी सिलेक्टेड लो डेंसिटी गैसेस? कुछ भी जो समझ आ रहा है, आर्यन, उमामा, जो समझ आ रहा है। क्योंकि वो इजीली कंप्रेस हो सकती है ना। वेरी गुड। और अगर हाई डेंसिटी ले लेंगे आर्यन? तो कंप्रेस करना मुश्किल होगा। नहीं, मतलब कंप्रेस करना वो ठीक है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं आर्यन कि हाई डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूल्स के पास बहुत पास है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको कंप्रेस कर पाना, एनर्जी इनकी इतनी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, कि उनको कंप्रेस कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? और लो डेंसिटी की गैसेस यस मैम। में, हाँ आर्यन बिल्कुल सही बोला बेटा तुमने, वेरी गुड। तो जो लो डेंसिटी की गैसेस होंगी उनको कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है, राइट? तो बेटा अगर हम लो डेंसिटी की गैसेस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो होता है बेटा -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं गैसेस को लेकर आती हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक गैस के मॉलिक्यूल्स का मतलब देख, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर मैटर, कोई भी हमारा मैटर है ना, उसके अंदर दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, ठीक है? तो जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल्स को पास लाएंगे तो इनकी जो वेव्स होती है ना, सब इंटरफेयर कर जाती है, सब मिल जाती है एक दूसरे के साथ। तो मिलने के बाद ये सब एक दूसरे के पास आ जाते हैं सारे एटम्स, क्योंकि इनकी एनर्जी एकदम कम हो जाती है, हमने एकदम लो टेम्परेचर दे दिया, तो इनके मोशन सब सीज हो जाते हैं एब्सोल्यूट जीरो पर, और ये सब एक दूसरे के पास आ जाती है। पास क्यों आ रही है? क्योंकि इनकी वेव्स इंटरफेयर करने लग जाती हैं, पास आ रही है तो वेव्स इनकी, जो मैं बोल रही हूँ ना कि मैटर के पास वेव नेचर होता है, तो वेव्स इनकी सब इंटरफेयर कर जाती हैं, और इंटरफेयर करने से कुछ एक रिजल्टेंट एक बनता है बेटा, ये सुपर एटम बोलते हैं इसको, सुपर एटम। दिस इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दिस इज सुपर एटम होता है बेटा, ये एब्सोल्यूट जीरो पे फॉर्म होता है, दिस इज सुपर एटम, राइट? तो ये दोनों बेटा, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, जो हम लो डेंसिटी की गैसेस को जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर बनाते हैं, दिस इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और बेटा इसका एक एग्जांपल है लाइक आपका सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड्स। सुपर कंडक्टर्स जैसे टर्म से ही समझ आ रहा है, सुपर कंडक्टर्स जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, और तुम लोग इमेजिन नहीं करोगे इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर्स की, कि अगर उसके पास तुम मैग्नेट लेके आ जाओगे ना, सुपर कंडक्टर्स के पास अगर तुम मैग्नेट लेके आ जाओगे, तो वो मैग्नेट लेविएट करेगी, मतलब वो मैग्नेट हवा में उड़ने लगेगी। मतलब सोचो इतनी रेजिस्टेंस जीरो हो ओह जाता है। हाँ रियली बेटा, मैं तुमको मेरे पास इस वक्त है नहीं कि इतना हाई कंडक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, सुपर कंडक्टर की वजह से होता क्या है कि इतना बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस के जीरो होने की वजह से उसमें इतना हाई करंट फ्लो का होता है, और हाई करंट जो फ्लो होता है, तो वो देख इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, राइट? दोनों यस चीजें मैम। होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वो जो सुपर कंडक्टर है वो मैग्नेट बन जाता है, और जो अगर उसके आसपास तुम मैग्नेट लेकर आओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देती है, और वो जो तुम मैग्नेट रखोगे ना, वो हवा में उड़ने लगती है, वो ऊपर लेविएट करने लगती है। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सुपर कंडक्टर की कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, तो इतनी हाई पावर की मैग्नेट बन जाती है कि दूसरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देती है, तो बिल्कुल वो हवा में उड़ने लगती है। तो इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर्स। और एक बेटा सुपर फ्लूइड्स होते हैं, वो भी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं? सुपर फ्लूइड्स बेटा हम लिक्विड हीलियम को बना सकते हैं, लिक्विड हीलियम है सुपर फ्लूइड। और उस सुपर फ्लूइड्स का मतलब बताओगे मुझे? सुना है तुम लोगों ने सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं? नो मैम। सुपर फ्लूइड्स मैम होता है, हाँ ये बेटा, सुपर कंडक्टर्स मतलब बने इसी तरीके से कि मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हाँ हाँ लाके हाँ 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 फिर इनको फिर बिल्कुल। मेंटेन कैसे किया गया? फिर वो बने ही रहे टेम्परेचर नहीं बढ़ा नहीं भी नहीं तो नहीं, भी। ना ना ना, टेम्परेचर कम करेंगे तो वापस वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो मतलब मतलब
एब्सोल्यूट जीरो पे ही वो सुपर कंडक्टर रहेंगे ना? हाँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तो उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और रेजिस्टेंस खत्म होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी, जिसकी वजह से वो सुपर कंडक्टर वो दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर सकता है। हाँ बच्चे, ये जीरो टेम्परेचर पे ही रहेगा, वरना अगर तुम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओगे ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन जाएगी। मतलब एक बार तुमने टेम्परेचर दे दिया तो वो सुपर कंडक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। ओके मैम। ठीक है। और एक आर्यन उमामा, एक चीज और बेटा, जो सुपर फ्लूइड्स में बोल रही हूँ, सुपर फ्लूइड समझते हो तुम लोग? सुना है ये टर्म सुपर फ्लूइड? नो सुना होगा। मैम। सुपर फ्लूइड्स होते हैं बेटा जिनमें विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब कोई भी विस्कोसिटी नहीं है। मतलब अगर तुम उसको हल्का सा स्टर करोगे ना, सुपर फ्लूइड का एग्जांपल है लिक्विड हीलियम। तो अगर तुम उसको हल्का सा भी स्टेयर करोगे ना, हल्का सा भी उसको स्टेयर करा, तो बेटा एकदम साइक्लोन जैसा बन जाता है, और वो मतलब विस्कोसिटी है नहीं, तो वो दीवार को, मतलब जिसमें भी आप रखोगे, सपोज कांच के बाउल में रखा आपने लिक्विड हीलियम को, तो वो दीवार से नीचे गिरने लगता है, मतलब सारी विस्कोसिटी खत्म, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके मोशन में, तो हल्का सा स्टेयर करने पे ना वो इधर उधर मतलब बाहर निकलने लगता है। कुछ जैसे पानी को तो घुमाओ वो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जैसे तुम सुपर फ्लूइड को, लिक्विड हीलियम को स्टेयर करोगे, वो सरफेस पे से नीचे आने लगता है। मतलब सोचो, बिल्कुल विस्कोसिटी नहीं, वो सुपर फ्लूइड्स होते हैं। मतलब 0 डिग्री पे हम स्टिर करेंगे, 0 केल्विन पे? हाँ, 0 केल्विन, मतलब मैंने किसी लिक्विड को 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो, नॉट 0 केल्विन बेटा, एब्सोल्यूट जीरो इज -273.15, ठीक है। तो अगर मैं जीरो मतलब -273 पे अगर मैं लेकर आती हूँ, उस टेम्परेचर पे मैंने उसको लेकर आई लिक्विड हीलियम को, फिर मैंने उसको स्टेयर करा, तो स्टेयर करने से उसकी मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, वो सुपर फ्लूइड बन जाते हैं जीरो विस्कोसिटी का। तो हल्का सा भी उसको मोशन देंगे ना, तो वो बिल्कुल इधर उधर मूव करने लगता है। एक एग्जाम्पल है इसका कि जो फाउंटेन्स होते हैं, तो फाउंटेन्स बिल्कुल मतलब कंटिन्यूस, मतलब चलता ही रहेगा वो फाउंटेन। अगर सुपर फ्लूइड हो जाएगा तो कोई मोशन में उसके रेजिस्टेंस नहीं है, वो पानी घूमता ही रहेगा, अपने आप से ही घूमेगा, कुछ हमको बाहर से पावर देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही उसका पानी का सर्कुलेशन खुद होता रहेगा। वो सुपर फ्लूइड का एग्जाम्पल है। मतलब अगर इस तरह बनाएंगे अगर हम सुपर फ्लूइड, तो फव्वारा चलता रहेगा कंटिन्यूसली। यस मैम। ठीक है। तो दो एग्जाम्पल थे सुपर फ्लूइड्स के, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, सुपर फ्लूइड और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि तुम लोग का है टॉपिक तो इतना कुछ वो नहीं था। तो सुपर फ्लूइड्स का एग्जाम्पल याद रखना, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल है। और ये उन गैसेस का बनता है जिनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, और उसको हम एब्सोल्यूट जीरो पर लेकर आ जाते हैं। और प्लाज्मा क्या होती है? सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें plasma is made up of ionized gases and delocalized electrons, and the most of the universe is made up of plasma. And plasma, beta, neon sign bulbs, CFLs, sun, stars, they all constitute plasma. Aryan, Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, आगे No, बढ़ते हैं ma'am. बेटा। अच्छा, यहाँ तक हम लोग का 8 पॉस्टुलेट है, 9th वाला रिपीट हो चुका है, तो 8 पॉस्टुलेट्स आप एक बार देख लेना। इसके बाद बेटा तुम लोग की गैस इक्वेशन है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन का डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ कहाँ है, लेकिन इस पॉइंट पे तुम लोग को पेपर में डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे काइनेटिक गैस इक्वेशन है ये, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, उस इक्वेशन को काइनेटिक गैस इक्वेशन बोल देते हैं, जहाँ पे पी वी, ये बेटा तुम लोग याद कर लो क्योंकि तुम लोग की 11th की बुक किताबों में है, तो कुछ ये मतलब ये टर्म ऐसा मत समझना कि हमारे काम की नहीं है, ये 11th के सिलेबस में भी है, प्लस ये काइनेटिक थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर के नाम पे ही बना हुआ है ये काइनेटिक गैस, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है। तो ये आपका 11th का टॉपिक है, तो इसको आप मेमोराइज रखना, फॉर्मूले को मैं बोल रही हूँ, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू 1/3 MNU/RMS स्क्वायर। अब मैं एक एक टर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पी जहाँ पर प्रेशर है गैस का, कोई एक पर्टिकुलर गैस ले लो, सपोज एक ऑक्सीजन गैस ले ली, तो पी प्रेशर है गैस का, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, M इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एक मॉलिक्यूल का मास M से रिप्रेजेंट करा है बच्चे, और N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एंड RMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। RMS में अभी बता दूंगी बच्चे क्या होती है, बस अभी इतना सोचो कि समझो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर 3 तरह की वेलोसिटीज होती है, ठीक है। 3 तरह की वेलोसिटीज है, उनमें से एक वेलोसिटी पे आपका क्वेश्चन आया था।
तीन तरह की वेलोसिटीज है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक वेलोसिटी होती है रूट मीन मैम एक स्क्वायर। मिनट दोबारा बोल दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बच्चे, कहाँ से बेटा फॉर्मूला ये समझ आ गया? टर्म्स हाँ मामा। टर्म्स अच्छा टर्म्स, बेटा यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन में P इज द प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम गैस का। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन गैस लिया तो पूरी सारी ऑक्सीजन गैस का V वॉल्यूम होगा, P प्रेशर होगा गैस का, M होगा बच्चे एक मॉलिक्यूल का मास, वन मॉलिक्यूल का मास M से रिप्रेजेंट करेंगे, N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन गैस के अंदर N वो होगा बेटा, और URMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस टर्म को बेटा बताऊंगी मैं एक्चुअली में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है। बस इतना बोला मैंने कि मॉलिक्यूल जब मोशन करता है तो उसके अंदर तीन वेलोसिटीज होती हैं, और तीन वेलोसिटीज में भी आपका जो क्वेश्चन आया था वो एवरेज वेलोसिटी से आया था, ठीक है। तो बेटा तीन वेलोसिटीज होती हैं मॉलिक्यूल के अंदर, एक होती है आरएमएस स्पीड जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग तीन वेलोसिटीज पढ़ेंगे, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में बच्चे आरएमएस यूज हुआ है। आरएमएस में बताती हूँ होता क्या है बेटा, ये फॉर्मूला समझ आया, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं। यस मैम, समझ आ गया। आर्यन, आर्यन तुम हो? यस मैम। आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है बच्चे, अब देखो आरएमएस स्पीड, देखो इसका आरएमएस स्पीड का बच्चे देखो इसका डेरिवेशन है, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को मैं वैसे अभी बोल सकती हूँ, तुम लोग लिख सकते हो, मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे तो लास्ट क्लास में मैं लिखकर आ जाऊँ, लिखकर दे दूंगी तो वो ज्यादा इजी रहेगा। देखो होता क्या है, आरएमएस स्पीड पीछे से शुरू करना है, स्क्वायर मीन रूट, मतलब जब ये फॉर्मूला 4-5 लाइन का डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी से लिखा जाएगा। देखो बेटा सबसे पहले जो स्क्वायर करा है मीन का, देखो मीन क्या होता है, मीन अगर मुझे मीन वेलोसिटी निकालनी है तो मीन वेलोसिटी निकालने के लिए सारी गैसेस सारी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन इसी तरह निकालते हैं ना। यस मैम। सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकाली अपॉन मतलब ऐड करी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, इट विल बी अ मीन वेलोसिटी। इसके बाद बच्चे मैं इसका स्क्वायर कर दूं, लाइक सबका मैंने स्क्वायर कर दिया, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, बेटा ये गैस की बात कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, किसी की u1 है, किसी की u2 u3 u4 u5 u6। अच्छा मैंने तुम लोग को एक पॉस्टुलेट में बता दिया था पीछे, ये वाला पॉस्टुलेट था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की चेंज नहीं हो रही है, मतलब एवरेज वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब ये नहीं कांस्टेंट मत मानना इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, एक पॉइंट पे सेम भी हो सकती है, मतलब चेंज होती रहेगी, एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, लाइक चेंज भी और सेम भी, तेज ज्यादा कुछ भी हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जिस वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, राइट। अब बच्चे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सबकी अलग अलग स्पीड हमने देखा है, u1 u2 u3 u4 u5। तो हमने सबका पहले मीन निकाला, मीन कैसे निकाला, सारी वेलोसिटीज को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मीन। अगर मैं सबका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर हो गया बेटा, और अगर इसका रूट ले लूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसका डेरिवेशन है मैं बता दूंगी, बस अभी इस टर्म को समझो तुम लोग, रूट मीन स्क्वायर, तुमने मीन लिया सारी वेलोसिटीज को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, ये मीन हुआ, स्क्वायर कैसे निकाला, सबका स्क्वायर कर दिया, और रूट, रूट मतलब हम लोग बोल क्यों रहे हैं इसको, पहले इसका स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर है, मीन भी है मीन निकाला हुआ है, और रूट भी है इसीलिए रूट भी लिखा हुआ है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होती है बेटा। बताओ यस मैम। इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगी तुम लोग को, बस इतना भी समझ लो, आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूल्स की होती है, तीन वेलोसिटी बताई मैंने, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब बेटा Okay. देखो इसका ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये PV = 1/3
mn/urms स्क्वायर। ये शायद अब तो याद भी हो गई होगी, मेमोराइज करने की कोशिश किया करो साथ साथ। PV = 1/3 mn/urms स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन है इसका। बताओ, मैं तुम लोग को डेरिवेशन बताऊं या फिर मैं स्किप कर दूं डेरिवेशन? मैम लिख के दे दीजिएगा, मतलब अगली क्लास में ऐसे। हाँ, अगली क्लास में बेस्ट है क्योंकि टाइम नहीं है। तो एक काम करते हैं, तुम लोग मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 5 मिनट है हम लोगों के पास, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये जो बचा है हम ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।